नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए भावना शेखर जी की लिखी कहानी प्रेम राग। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। सामने होने पर हम उसे देखने सुनने में मशगूल रहते हैं। समझने का अवकाश कहाँ होता है, होता भी है तो आंशिक। सही और संपूर्ण समझ के लिए साक्षी भाव में उतरना पड़ता है, तभी हम खुद को कटघरे में खड़ा कर पाते हैं, खुद को तिरस्कृत और दूसरे को पुरस्कृत कर पाते हैं। बड़ा कठिन होता है खुद की देह से खुद को निकालना, एक प्रकार से मरना पड़ता है। उड़ान भरने के बाद धुंध और कोहरे को चीरता हवाई जहाज जब घने बादलों के ऊपर पहुंचता है तो साफ निखरी विराट धूप के दर्शन होते हैं। ठीक ऐसा ही होता है समझ का सफर। किंतु कभी कभी सारे जतन करके भी हम समझ के अंतिम छोर तक पहुंच नहीं पाते। जैसे मैं, वो मेरे लिए आज भी कुछ कुछ अबूझ ही है, फिर भी उसके बारे में लिखना जरूरी है। उस पर लिखे बिना अनुभवों की पोटली खाली नहीं होगी। 26 साल की नौकरी में मेरे लिए वह अपनी तरह की इकलौती छात्रा थी, जिसने 1.5 बरस तक मेरी परीक्षा ली। मैंने अपनी हजारों स्टूडेंट्स के कितने ही टेस्ट लिए, ज़्यादातर उन्हें पूर्व सूचना देकर। कभी कभार सरप्राइज टेस्ट भी लिया होगा। पर एक वरिष्ठ शिक्षिका को उम्र के संध्या काल में बिना बताए लगातार लंबे समय तक मॉनिटर करना, उसका चलना फिरना, लोगों से बात व्यवहार, क्लास में पढ़ाने आदि की एक प्रकार की जासूसी, उसकी निजता पर आक्रमण सरीखा प्रयास है। किसी की पैनी निगाह आपको तौल रही है, आपकी शख्सियत एक ऐसे मापक यंत्र से गुजर रही है जिसकी निगाह आपके आर पार देखने में सक्षम है। उसमें सचमुच यह शक्ति थी। आप हर समय आचरण के उच्च पैमाने पर नहीं होते, जाने अनजाने आदर्श स्खलित भी होते हैं। दर्जनों छात्रों के सामने कक्षा में और सैकड़ों के सामने कक्षा के बाहर एक शिक्षक को बड़ी एहतियात से उत्कृष्टता का जामा ओढ़े रखना पड़ता है। कभी सांस लेने के लिए, सहज होने के लिए मुखौटा उतारना भी पड़ता है। यही वो कमजोर पल होते हैं जब आपकी रुक्षता, शुद्रता, माथे की त्योरियां, अमर्यादित भाषा या चारित्रिक दुर्बलता का पर्दाफाश हो जाता है और आप एक ऊंचे आसन से च्युत हो जाते हैं। मैंने भी जाने कितनी बार अपनी ही छवि का उल्लंघन किया होगा, पर उसने मुझे हर परीक्षा के बाद भी नकारा नहीं। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा स्वीकारा और अंततः मुझे सर्टिफिकेट दिया, अपना गुरु चुनकर, अपना अनन्य प्रेम देकर। मैंने पढ़ा था रामकृष्ण परमहंस को अपने उत्तरदायी शिष्य की तलाश थी, इसलिए बार बार वे विवेकानंद के पीछे आते थे। विवेकानंद रामकृष्ण से भागते थे, विवाद करते थे, अवज्ञा करते थे, पर रामकृष्ण कभी उनसे विमुख नहीं हुए। अंत में विवेकानंद ने उन्हें अपना गुरु स्वीकारा। पर यहाँ बात दो साधारण दुनियावी टीचर स्टूडेंट की थी और मामला उल्टा था। उसने मुझे तलाशा, मुझे मापा तौला, जांचा परखा और गुरु के आसन पर बिठा दिया। मेरा उससे कितनी ही बार वाद प्रतिवाद, रोष आक्रोश हुआ। मेरे किसी पर झुंझलाने, कोपित होने या हल्का आचरण करने पर वह साधिकार कहती, यह उचित नहीं, आप सामान्य जन जैसा नहीं सोच सकती, आप औरों से श्रेष्ठ हैं, असाधारण हैं। कभी कभी वो मुझे डपट भी देती, अपना सच्चा गुरु समझकर, पर मैं तो एक मामूली टीचर थी। उस टीचर को बुरा लगता, अहम को ठेस पहुंचती। मेरे लिए सबसे आपत्तिजनक बात थी उसका रोज मेरी तस्वीर की पूजा करके भावनाएं नमः मंत्र पढ़ना। उसके परिवार में सब यह बात जान गए थे। पहले तो मैंने हंसी हंसी में कहा, यह अशुद्ध है, शुद्ध रूप है भावनाएं नमः। पर फिर उसे समझाया, यह बेवकूफ़ी है, ऐसे भी कोई करता है भला। पर उसने मेरी एक न सुनी। इससे मैं बेहद खफा हो गई। सबसे पहले तो लोग यह देख उसका मजाक उड़ाते होंगे और फिर मुझ अदना को अपने पूजे जाने की कल्पना से ही शर्मिंदगी होती। हमारे बीच इस मुद्दे पर बहुत खींचातान हुई। अंततः उसने वह तस्वीर पूजा छोड़ दी, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और एक पल ऐसा भी आया जब अप्रत्याशित रूप से
मुझे वह अपनी गुरु लगने लगी। उसकी सोहबत में मेरे विकार नष्ट होने लगे। वह खुद घंटों ध्यान में बैठती और मुझे योग और ध्यान के लिए प्रेरित करती। वह ध्यान में बहुत आगे तक पहुंचने लगी थी, शायद कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में। एक बार मुझे ध्यान का अनुभव कराने के लिए मेरे घर आई और आग्रहपूर्वक कमरे की मध्यम रोशनी में अपने साथ लगभग 20 मिनट मौन बिठाए रखा। इस पूरी प्रक्रिया में उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में कैसे कस के बांध रखा था, जैसे माँ भीड़ के रेले में मजबूती से अपने बच्चे का हाथ पकड़े रहती है। मुझे अटपटा लग रहा था, किंतु यह 100% अनुभूत सत्य है कि 20 मिनट बाद उसकी संपूर्ण देह तरंगित हो उठी और मेरे हाथ में उन तरंगों का स्थानांतरण हो गया। क्लास में मंत्रमुग्ध होकर मेरे वचन सुनने वाली अब अकेले में मुझे प्रवचन देने लगी थी। जीवन में रहस्य, मान अपमान, साधना, योग, दर्शन और मुक्ति जैसे जटिल विषयों पर उसके धारा प्रवाह भाषण मैं तन्मयता से सुनती। हमारे बीच सिर्फ आकाश का विस्तार होता, कभी चलती कार में, कभी मेरे घर में, कभी स्कूल के किसी खाली कक्ष में। केवल एक वक्ता और एक श्रोता के बीच दुनिया जहान का सारा इल्म, सारी खुदाई सिमट जाती। मैं उसे छोटा विवेकानंद कहने लगी थी। वह सिर्फ 17 बरस की थी जब लड़कियां चांद की दहलीज पर बैठकर सूरज को मुट्ठी में कैद करने के ख्वाब देखती हैं, आकाश गंगा में तैरते हुए नक्षत्रों की यायावरी करना चाहती हैं, सपनों की चूनर में तारे टाकने को ललचती हैं, मौसम का रंग अपने गालों पर मलकर हवा की पालकी में सवार रहती हैं। जिस उम्र में आंखों में जुगनू, ख्यालों में तितलियां, बातों में शोखियां, पैरों में बेताबियां उमगने लगती है और बंदिशों के रिबन खुलने लग जाते हैं, उस उम्र में वह 50 बरस के संत योगी, विरक्त महात्मा जैसी बातें करती। इससे पहले मैंने उसे यानी संवेदना को 4 साल पढ़ाया। 2 साल तक मेरे लिए वह क्लास की 50-55 छात्राओं में से एक थी, अनदेखी, अनचिन्ही सी। 15 वर्ष की उम्र में जब वह 9वीं कक्षा में आई तो मेरे जहन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। पढ़ाते वक्त निगाह घूमती और अक्सर बॉयकट बालों वाली प्यारी सी लड़की को तन्मयता से अपना लेक्चर सुनते पाती। गोल चेहरे पर फूले गाल और हल्की भूरी आंखों में छात्र सुलभ जिज्ञासा। कुल मिलाकर मुझे वो एक संजीदा बच्ची लगी। कभी उसे कोई चुहल, शरारत या उच्च श्रृंखला करते नहीं देखा। बाद में उसने बताया कि वो मेरे अनुमान से बिल्कुल विपरीत थी। महाशातिर, तेज तर्रार और अव्वल दर्जे की एक्टर, जो मेरे सामने अबोध, शांत और संयमित होने का अभिनय करती। क्योंकि उसे मेरा दिल जीतना था, मेरी बातों को ध्यान से सुनने का नाटक करते हुए असल में वो मेरी साड़ी, मेरी भाव भंगिमा में डूबी रहती थी। पर यह भी सत्य है कि किशोर सुलभ चपलता के बावजूद उसने कभी किसी सहपाठी या शिक्षिका से कोई दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता नहीं की। उसके बारे में मैं कम ही समझ पाई, उसी ने ज़्यादा बताया। 2 साल बाद उसी ने कहा कि 9वीं क्लास में मुझसे हिंदी का एक पाठ पढ़ते हुए वह सम्मोहित हो गई थी। यह पाठ था गणेश शंकर विद्यार्थी का लिखा निबंध, धर्म की आड़। बकौल संवेदना उस दिन वो शून्य में चली गई। उसने बताया, मिस, मुझे लगा पूरी क्लास में सिर्फ आप और मैं थे। उस दिन आपका धर्म पर दिया वक्तव्य एक चुंबकीय व्याख्यान था, जिसने मुझे विचित्र ढंग से प्रेरित किया और मेरे तार आपसे जुड़ गए। शायद उस दिन संवेदना को मेरी देह के भीतर मेरी चेतना का स्पर्श मिला और उसका शिष्यत्व उद्बुद्ध हो गया। जैसे खाद पानी पाकर बीज अकुरा जाता है, संवेदना में भी कुछ चटका था। शायद यह मेरे प्रति एक अनन्य भाव का प्रस्फुटन था, जो बाद में सघन और प्रगाढ़ प्रेम में परिणत हुआ। मैं रेड हाउस की मॉडरेटर थी। मेरा सामीप्य पाने के लिए बिना महत्वाकांक्षा के वह रेड हाउस की वाइस कैप्टन बनी। प्रत्यक्ष में वह मुझसे खुली नहीं थी और मैं इस बात से नितांत अनभिज्ञ थी कि उसके द्वारा मन ही मन गुरु पद के लिए प्रस्तावित हूँ। और अब उसकी दृष्टि मेरी वेशभूषा के पार मेरे भीतर मुझे खंगालने में लगी है। मेरा मन, मेरी आकांक्षाएं, मेरी अपेक्षाएं, मेरी नीयत, मेरे संस्कार, मेरी कर्मण्यता, छात्राओं से व्यवहार, मेरी वैचारिकी,
शिक्षण के दौरान मेरे निजी अनुभव, मेरा चरित्र, सब कुछ को स्कैन किया जा रहा था। घनिष्ठ हो जाने के बाद उसी ने बताया, या अमुक दिन प्रार्थना सभा में एक छात्रा के अचेत हो जाने पर आपने जो किया। इस तरह वह मुझे भांपती रही। यह सिलसिला 1.5 साल तक चला। अचंभित करने वाली बात यह थी कि तब 15-16 की बित्ते भर की उम्र में उसके पास निष्कर्ष निकालने की कौन सी कसौटी थी। उसके संपर्क में आने के बाद जाना कि उसमें असाधारण मेधा, प्रबल इच्छा शक्ति और प्रचंड मानसिक ऊर्जा थी। मैं इसे उसकी प्रारब्ध से अर्जित अनायास शक्ति मानूंगी। वह चेहरे पढ़ लेती थी, शारीरिक भाषा से व्यक्ति की मंशा, स्वभाव और चरित्र जान जाती थी। इसी से वह सुपात्र गुरु को खोज रही थी, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि गुरु का कल्याण करने के लिए। 10वीं की परीक्षा से पूर्व छात्राओं को अंतिम निर्देश देने के साथ मैंने प्रेरित किया कि परीक्षा और परिणाम घोषित होने के बीच माह भर का अंतराल जीवन का दुर्लभ कालखंड होगा। इसका प्रयोग अपनी किसी रुचि को विकसित करने में लगाना। यह एक उपलब्धि होगी। छात्राएं बोर्ड परीक्षा में बैठीं। रिजल्ट आया। 11वीं के लिए कुछ छात्राएं स्कूल छोड़कर दूसरे शहरों में चली जाती हैं, पर अधिकांश इसी विद्यालय में 12वीं तक रह जाती हैं। संवेदना मेधावी थी। अच्छे अंकों से पास होकर 11वीं में आ गई और इसी विद्यालय में रह गई। पर अब मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे विद्यालय में 10वीं के बाद पाठ्यक्रम में हिंदी विषय नहीं था। वह रोज प्रार्थना सभा में, सीढ़ियों और कॉरिडोर में किसी न किसी बहाने मेरे सामने पड़ती, मुझे गुड मॉर्निंग कहती और चली जाती। मेरे लिए यह बहुत सहज था। सितंबर महीने में शिक्षक दिवस आया। वह मेरे पास आई, एक पैकेट मेरी ओर बढ़ाया और मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोली। मैं उसकी शुभकामनाओं के लिए थैंक्स कहकर चिटक गई। यह क्या है जानती हो ना, मैं उपहार नहीं लेती। मिस, यह उपहार नहीं है, आप ले लीजिए, मैंने कुछ बनाया है। बट नो मिस, विश्वास कीजिए, पैसे से खरीदी कोई चीज़ नहीं है। सच मिस। मैंने पैकेट ले लिया। घर आकर खोला। यह स्पाइरल बाइंडिंग की हुई एक फाइल थी। ऊपर टाइप के अक्षरों में लिखा था प्रेम राग। मैं दंग रह गई। इस किताबनुमा फाइल का मुख्य पृष्ठ उल्टा और पन्ना दर पन्ना एक आसन पर पढ़ती चली गई। अचंभित कर देने वाली उसकी 50 स्वरचित कविताएं थीं जो उसने मुझे समर्पित की थी। सारी कविताओं का मजमून गुरु, माँ या ईश्वर था। शिक्षकों को सुंदर इबारत में सुंदर उक्तियां या भाव कृतज्ञता सूचक शब्द अपने छात्रों से मिलते रहते हैं, जो या तो कहीं से उतारे हुए होते हैं या बच्चों के अपने लिखे अनघड़ भाव होते हैं। पर संवेदना की कविताएं उसकी उम्र के पैमाने से विलक्षण थीं। मुझे उसकी भाषा, शिल्प और भाव में हूबहू अपने लेखन की छाप दिखी। हर कविता के साथ मैं रोमांच के नए सोपान पर चढ़ती गई। अंत में फाइल बंद करके निस्तब्ध सी बैठी रह गई। दिमाग सुन्न हो गया। दरअसल उसने कविताओं में मुझे इतने ऊंचे आसन पर बैठा दिया था कि मैं डर गई, बिल्कुल वैसे जैसे जाइंट व्हील पर बैठने से डरती हूँ। ऐसा उपहार किसी ने पहली बार दिया था। भय के बर्फीले एहसास ने इस खुशी को पाला मार दिया। मैं इतनी महान नहीं। इसने भावुकतावश मुझ पर एक बोझ लाद दिया है। माँ तक तो ठीक है, पर गुरु और ईश्वर, शिव शिव। मैंने दोनों कानों को हाथ लगाया। ना, इसका भ्रम तोड़ना होगा। अगले दिन उसे बुलाकर शाबाशी दी इस अनूठे सृजन के लिए। पूछने पर पता चला कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद खाली वक्त में उसने ये कविताएं लिखी हैं। मुझे याद आया, मैंने छात्राओं को प्रेरित किया था, संवेदना, तुम एक संभावनाशील कवित्री हो। मैं हैरान हूँ, तुमने इतनी गूढ़ कविताएं कैसे लिख डाली। पर बेटा, किसी सामाजिक विषय पर लिखती। यह क्या लिख डाला? मिस, मैंने कहाँ लिखी, ये तो आपने लिखी है। देखिए, बिल्कुल आपकी शैली है ना। मैं हतप्रभ थी। और हाँ, मुझे कोई कवि ववि नहीं बनना है। यह तो आपके लिए मेरा प्रेम है, प्रेम राग। आप मेरी गुरु हैं और गुरु ही तो ईश्वर है। कहते हुए वह कतई भावुक नहीं थी, जबकि प्रेम की अभिव्यक्ति अनुनय अनुमोदन में प्रायः मनुष्य द्रवित हो जाता है। पर संवेदना में बला की नियंत्रण शक्ति थी।
खुद को संयमित रखने की। आजकल छात्र अपने शिक्षकों को शिक्षा के बदले फीस देते हैं, पर संवेदना ने प्रेम राग के रूप में मुझे अग्रिम गुरु दक्षिणा दी थी, जबकि मैंने गुरु का कोई गौरव अब तक नहीं दिखाया था। मेरी ओर से संवेदना से गहरे जुड़ाव का पहला जरिया प्रेम राग बना। यह गुरु शिष्य संबंध की एक अनुपम वानगी था। हिरण के नाभि में रहना भर कस्तूरी की सार्थकता नहीं, उसकी सुरभि नाभि से बाहर आने पर ही फैलती है। मोती सीप में बंद रह गया तो क्या लाभ। प्रेम राग स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह असंख्य चातकों की प्यास बुझाए। ऐसी धारणा के साथ मैंने प्रेम राग की पांडुलिपि बिहार सरकार की एक परियोजना में भेज दी और सचमुच 18 वर्ष की नववयस्का को पुरस्कृत किया गया। अत्यंत परिपक्व कविताओं के लिए उसे अनुदान राशि के साथ सरकारी निर्देश मिला कि इन्हें पुस्तकाकार में प्रकाशित करवाया जाए। देश के शीर्ष प्रकाशक राजकमल प्रकाशन ने इसे छापा। इतना ही नहीं, उस वर्ष बिहार सरकार के विद्यापति पुरस्कार से इस अनोखी किताब को नवाजा गया। उसने बड़ी निष्प्रियता से ये पुरस्कार ग्रहण किए। मैंने उसके आगे इच्छा जाहिर की कि वह लेखन जारी रखेगी और बड़ी साहित्यकार बनेगी। उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैं कुछ निराश हुई। फिर सोचा पहले यह करियर बना ले, लिखने के लिए उम्र पड़ी है। प्रेम राग छपने के बाद हमारे बीच औपचारिकता की दीवार चटक गई। वह गाहे बगाहे मेरे घर आ जाती। घंटों हम हंसी ठिठोली के साथ जीवन मरण की गूढ़ दार्शनिक बातें करते। वह हिंदी और अंग्रेजी के आध्यात्मिक पोथे पढ़ती और मुझसे आकर गंभीर विवेचना करती। दार्शनिक अभिरुचि के कारण मुझे भी आनंद आता। अब मैं प्रायः श्रोता की भूमिका में रहती। उसके अनुसार उसे भी प्रबुद्ध श्रोता सामने होने से सुख मिलता। मैं अभिभूत होकर कहती, मैं काहे की प्रबुद्ध, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, तुमने तो अनुभव किया है। और क्या शानदार है तुम्हारी वक्तृता। सुनकर तपाक से अपने गहन गंभीर लबादे को उतार फेंकती। मिस काहे की वक्तृता, बकैती है बकैती। हंसते हंसते उसकी आंखों में महीन तरावट उतर आती। मिस मुझ में आप हैं और आपके भीतर मैं। देखिए, हम दोनों के नाम का भी एक ही अर्थ है। वह लाजवाब लड़की अक्सर मुझे अवाक कर देती। उसकी एक बात मुझे बड़ी विचित्र लगी थी। बोली, मिस जानती हैं मैं अपनी माँ के गर्भ में 8 साल देर से क्यों आई? क्योंकि जल्दी आती तो आपसे 8 साल पहले मिलती, पर तब आप मेरी गुरु बनने योग्य नहीं होती। हाँ, अब आप तैयार हैं। उसकी बातों में बचकानापन कम, रहस्य ही ज्यादा लग। उसके माता पिता भी मेरा बहुत मान करते। एक दिन उसकी माँ बोली, यह तो कृष्ण कन्हैया है, उनकी तरह इसकी भी 2 माएँ हैं। मैं मन ही मन खुद को देवकी या यशोदा के खांचे में फिट करने लगती। एक दिन यह सुनकर मेरा माथा ठनका कि वह पढ़ाई करियर छोड़ वैराग्य लेना चाहती है। वैराग्य का मतलब घर छोड़कर चली जाएगी। हालांकि यह उसने पहले कई बार कहा, पर मैंने उसे हंसी में लिया था। उस दिन बहुत प्रेम से बोली, आप चलिएगा मेरे साथ? कहाँ? साथ चलिए तो बताऊंगी, अन्यथा नहीं। क्यों? आप मेरे घर वालों को बता देंगी। मैं एक गृहस्थन हूँ, मेरी संसार छोड़ने की कोई इच्छा नहीं। समाज में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मदर टेरेसा ने कितनी समाज सेवा की। विदेह राज जनक को याद करो। विवेकानंद की जीवनी पढ़ी है ना? फिर गीता जो 80 बार पढ़ी, उससे क्या सीखा? और सब छोड़ो, माँ बाप का क्या सोचा है? वे कैसे जिएंगे? उनके प्रति अपना फर्ज नहीं निभाओगी? उनके अंतिम समय पर हम आ जाएंगे। ज्यादा शंकराचार्य मत बनो, तुम लड़की हो। रोज कितने बलात्कार होते हैं। मेरी झिड़कियों पर थेथरई से अपनी मसलज दिखाती, हाथ फैलाकर कहती, पंजा लड़ाइएगा? फालतू बातें मत करो। मुझे सचमुच क्रोध आता इस पागल लड़की पर। एक दिन मेरे घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस आप भी नहीं समझेंगी, आप तो सब जानती हैं। मेरा जीवन लक्ष्य, मेरे भीतर अपार ऊर्जा ठाठे मारती है, मुझे ठेलती है। मैं साधना के लिए तड़प रही हूँ। मैंने उसे गले लगाकर शांत किया। उस दिन उसका अपने पापा से आगे पढ़ने को लेकर तीव्र विवाद हुआ था। उस रात मैंने उसके लिए एक दार्शनिक कविता लिखकर भेजी ताकि उसकी बेचैनी कम हो। पढ़कर वह गदगद थी। उसे लगा था मैं उसकी परवाह करती हूँ, उसे अपनी बच्ची की तरह प्रेम करती हूँ। मुझे याद आया एक बार बोली थी
कि मुझे वैराग्य लेने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपके पास वीटो पावर है। आप कहेंगी तो मान जाऊंगी। अपने अनन्य प्रेम का प्रमाण देने के लिए उसने मुझे ऐसा कहा था। पर सिर्फ एक बार आप इसका प्रयोग करेंगी। मैं भारत के खिलाफ चीन की तरह बार बार इसका प्रयोग करूंगी और तुमसे अपनी बात मनवाऊंगी। मैंने उपहास किया। नो मिस, सिर्फ एक बार। मुझे वीटो पावर वाली बात याद आई, पर नहीं, उसका प्रयोग किसी और संगीन मौके के लिए बचा कर रखना है। मैंने उसे समझाया कि 18 बरस में वैराग्य लेने के संकल्प को अगले 7-8 साल के लिए मुलतवी करो। पहले कुछ बनकर माँ पापा का समाज में सर ऊंचा करो, फिर अपने बारे में मनचाहा फैसला करो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करती हूँ। पर मुझे बात नहीं करनी पड़ी। उसके अभिभावक बहुत सुलझे हुए और बेटी की इच्छाओं का आदर करने वाले हैं। पिता पुत्री में करार हुआ कि वह उनकी इच्छा के लिए पढ़ेगी, कुछ बनेगी। उसके बाद वे उसकी इच्छा के आड़े नहीं आएंगे। वह एक प्रतिष्ठित संस्थान से कानून की पढ़ाई में तल्लीन है। कभी कभी फोन पर बात होती है। साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ लड़कों के भी किस्से सुनाती है। मैं उसे छेड़ती हूँ। किसी से प्रेम हो रहा हो तो खुद को रोकना मत, मुझे बताना, मैं उस दिन सेलिब्रेट करूँगी। पर ठठाकर हंस पड़ती है। कहती है, मिस माँ भी यही कहती हैं, पर सचमुच मेरी दिली ख्वाहिश है ऐसा हो जाए और वो सांसारिक मोह के धागों में बंध जाए। अपनी चाहत पर ताज्जुब भी होता है, उलझन भी। कितनी ही कक्षाओं में निर्गुण संतों के दोहे पढ़ाते हुए छात्राओं को संसार से निर्लिप्त रहने की प्रेरणा दी। किशोर मन को बुद्ध के विरुद्धवाद का मर्म समझाया, पर संवेदना की वेदना को समझकर भी उसका साथ न दे पाई। मंथन करती हूँ तो एक ही कारण समझ में आता है कि यदि वह इकलौती संतान न होती तो शायद मैं उसे विरक्ति के मार्ग से न खींचती। मिस, मुझे दुनिया को बदलना है, उन्हें योग और ध्यान में लगाकर। मैं आपकी बेटी की जगह होती तो क्या समाज कल्याण से आप मुझे इसी तरह रोकती? उसने पासे की तरह सपाट प्रश्न उछाला था। शायद नहीं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, पर तुम अकेली हो, मेरा अनायास जवाब था। नहीं जानती मैंने जो कहा वह जिह्वा से कहा था या हृदय से। फिलहाल आश्वस्त हूँ, मेरे पास वीटो पावर सुरक्षित है। अभी आप सुन रहे थे भावना शेखर जी की लिखी कहानी प्रेम राग।